तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग एक काम मैं दे रहा हूँ, एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको पूरा कीजिएगा। तभी जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, मैं भी आप लोग पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ खुद से मेहनत कीजिए, तभी कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो होमवर्क में कुछ नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका काम है बस एज इट इज़ उसको समझ करके राइट डाउन करना। तो होमवर्क में ये है कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फैक्टर्स कौन कौन से कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, विलेयता को, कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं। वो मैं आपको 3 पॉइंट बताया था। एक बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि विलेय और विलायक का प्रकृति, उस पर भी डिपेंड करता है। सेकंड आपको मैंने बताया था टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो मैं आपको बताया हूँ। उसमें आप लोगों को मैं 2 टर्म बताया था, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और थर्ड मैंने बोला था प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, मतलब दाब पे डिपेंड करता है। ये सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों का तीनों पॉइंट। तो आपका काम है, समझा तो मैं दिया हूँ, अब आपको राइट डाउन करना है। तो थोड़ा सा खोजबीन करो, बुक्स को पढ़ो, जो मैं समझाया हूँ उसको बुक से या कहीं से भी आप रिलेट करो, इंटरनेट पे सर्च करो। समझा तो मैं अच्छे से दिया हूँ, इतना मुझे पता है। काम अब आपका बस इतना है कि समझे हुए पॉइंट को अपना लैंग्वेज दे दो, वो आपका काम है। देखो, क्योंकि खुद से जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, तो मैं लाख कितना भी पढ़ा लूँ कुछ नहीं होने वाला। अब तुम बोलोगे कि सर सब आप ही लिखवा दो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, समझा दूंगा, मेरा तो काम ही यही है। लेकिन तुम्हारा भी ये काम है, तुम भी ये काम कर सकते हो, आप लोग भी ये काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा एफर्ट लो। मैं बस इतना बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम लगाओ इसमें, आप लोग लिख सकते हो खुद से। अगर लिख लोगे, जो अच्छा बालक होगा या जो अच्छा बालिका होगी, वो इन पॉइंट को लिख करके मुझे ज़रूर सेंड करना। मेरा नंबर आप लोग के पास है, मुझे पता है। तो जो अच्छे बालक और बालिका होंगी, जो कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि देखो 11th-12th की जो चीज़ है ना, हल्का सा बताना चाह रहा हूँ कि जो भी 11th और 12th में पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपका लाइफ टाइम के लिए ना काम आता है, ये जान लो। भले ये भी लग रहा हो कि ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा मैं, लेकिन ये एक्चुअली मैं बहुत ही सोच समझ के और जो मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक, उसको जान करके मैं बता रहा हूँ कि ये एक एक टॉपिक आपका ये इम्पॉर्टेंट है। मे बी इन फ्यूचर में जा करके कोई बच्चा क्या है कि फिजिक्स वाले पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, कोई केमिस्ट्री वाले में और कोई मैथ्स वाले में। लेकिन जब तक अभी 11th-12th में आप तीनों को स्ट्रांग नहीं रखोगे ना, तो 12th के बाद चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जो कि सबसे बढ़िया एग्ज़ाम माना जाता है साइंस वाले बच्चों का, IIT JEE, फिर एडवांस आता है, फिर बायो वाले बच्चों का मेडिकल आता है, नीट आता है, और उसके बाद यही 3 नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही 3 है, और भी बहुत सारे स्कोप हैं और इंटरेस्ट है। लेकिन जहाँ भी जाओगे ना, तो आपको 11th-12th तो आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा मेहनत करना ज़्यादा कर दो। अभी तक अगर मस्ती किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अगर नहीं अभी भी करोगे ना, तो फिर लाइफ टाइम के लिए भुगतोगे। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगा या बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, लेकिन जो एक अच्छा लाइफस्टाइल जो एक व्यक्ति जीता है ना, उससे पीछे रह जाओगे। फिर वही है, चल रहा है जैसे चलने दो, तो वैसा लाइफ जी करके भी फ़ायदा भी नहीं है। तो हल्का सा एफर्ट लो, जो होमवर्क दे रहा हूँ, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे आपका सॉल्यूशन हो, उसको काफ़ी श्रद्धा से, काफ़ी आस्था के साथ करो। खैर कोई नहीं, मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारे बच्चे इसको मजाक में लेंगे और हुर्र कर देंगे, क्या छोड़ो क्या करना है, सब हो गया ना। लेकिन जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो ज़रूर करिएगा इस काम को और मुझे भेजिएगा ज़रूर। अब चलिए कोई नहीं, वहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं। सॉल्युबिलिटी को मैंने बता दिया आप लोग को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ को। तो रॉल्स लॉ स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग एक साथ बोलिएगा, रॉल्स बाबा की जय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में देखो, रॉल्स ने कोई चमत्कार नहीं किया था,
ये भी नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं, रिलेट कर सकते हो, लेकिन वही कोई साइंटिस्ट बोल लो या रिसर्चर बोल लो, कुछ हल्का सा हट करके लिंक से काम किया और अलग ही हो जाते हैं वो, मतलब पूरे सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, वही काम रॉल्स ने भी कोई ज़्यादा चमत्कार नहीं किया। इसको समझाता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिर से मैं एक बक्सा लेता हूँ, एक बॉटल लेता हूँ, और इस टाइम मैं क्या किया कि इस बक्से को मैंने ढक दिया। ठीक है, पूरा ढका हुआ बक्सा है। अब इसमें मान लो शुरुआत में, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड, समझाने के तौर पे। अब इसमें हुआ क्या होगा, इसमें क्या बोलता है, रॉल्स ने बोला क्या था, एक्चुअली यहीं पे रॉल्स लॉ पर ख़त्म नहीं होता, ये डेफिनेशन ही ख़त्म नहीं होता, इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो आप लोग मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, केस बनेंगे, सारे केस को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक एग्जांपल देके मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल आप ये लो कि मान लो कोई लिक्विड, इसमें पहली बात तो मैंने रॉल्स को जब हल्का सा इंट्रो दिया था, याद करो, जब पूरे बोर्ड पे मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, तो उस टाइम पे मैं बताया था कि रॉल्स लॉ को जनरली, मतलब लगभग सभी जगह, लगभग लिक्विड और लिक्विड के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब कि सॉल्यूट भी आपका क्या होना चाहिए, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, लिक्विड, और फिर दोनों से मिला करके बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। मतलब विलेय भी द्रव्य में होना चाहिए और विलायक भी द्रव्य में होना चाहिए, तब जा करके उसी पे हम लोग रॉल्स लॉ को लगाते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका था जब आपको पूरे बोर्ड पे ओवरव्यू दे रहा था। अब एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूँ, इससे समझिएगा, फिर हम लोग हल्का सा और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा कि मान लो कि इसमें कोई लिक्विड था, अभी एक ही लिक्विड है, अभी सॉल्यूशन कुछ बना नहीं है, समझा रहा हूँ। तो अब इसमें मान लो कि कुछ हीट किया या जो भी किया, दे करके इसका क्या होगा, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर बनेंगे, वाष्प दाब, वेपर बनेगा, वेपर। अब वेपर क्या करेंगे, ये जो बाहर का ढक्कन है उस पर धक्का मारना शुरू करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये वेपर जो निकला यहाँ से, जस्ट लाइक घर में बर्तन रखते हो, चावल पकाते हो, उसको अगर ढक दो तो बर्तन क्या करता है, डिग 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 करता है। तो वही काम है, डिग 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 इसलिए करता है क्योंकि तुम ढक्कन को फिक्स नहीं किए हो। यहाँ पे मेरा ढक्कन फिक्स है, तो ये जो प्रेशर, जो वेपर निकला वो इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाया इस ढक्कन पे। तो अब क्या बोला था किसने, रॉल्स ने। तो रॉल्स ने बोला कि जो ये वेपर प्रेशर होता है वो तुम्हारा वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मतलब जिसका वेपर प्रेशर है, मान लो किसी कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है, तो कंपोनेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, मतलब कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब आपका समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन इसी कंपोनेंट के। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, इतना अगर क्लियर होगा तो हल्का सा बात करते हैं हम लोग, फिर से डेफिनेशन पे आते हैं और समझाएंगे अभी धीरे धीरे। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इक्विलिब्रियम, ये एट इक्विलिब्रियम में मैं समझाऊंगा कि एट इक्विलिब्रियम ये क्यों। द वेपर प्रेशर ड्यू टू अ वोलेटाइल कंपोनेंट, अब ये वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ओवर अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे बात आ गई सॉल्यूशन का, अभी तक तो ये सॉल्यूशन नहीं था, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिया था, अब मैं सॉल्यूशन लेकर के आपको एग्जांपल दूंगा। ओवर अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो जो वेपर प्रेशर है उस कंपोनेंट का, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। जस्ट वही हिंदी में भी लिखा हुआ है, रॉल्ट के नियम के अनुसार इक्विलिब्रियम पर विलयन में किसी भी वाष्पशील घटक, वाष्पशील घटक मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट, इसका जस्ट हिंदी है वाष्पशील घटक। मैं समझा रहा हूँ होता क्या है, ये तभी टर्म है ना वाष्पशील घटक,
लेकिन इसको हिंदी बोलते बोलते हैं, चलो कोई नहीं। तो ये जो वाष्पशील घटक है ये होता क्या है मैं समझा रहा हूँ, रटना नहीं है कुछ। वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब समझो इसको अच्छे तरीके से, मैंने बेस क्रिएट कर दिया है, अब कुछ नहीं करना है, हमला करना है, हमला। तो राउल्स होता किसके लिए, लिक्विड और लिक्विड के लिए होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई नहीं। अब देखो क्या करते हैं, मैं अब क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैंने लिया एक कंटेनर, एक डब्बा लिया, ढक दिया इसको, ढका हुआ मतलब पूरा फिक्स डब्बा है, और इसमें मान लो कोई लिक्विड है, द्रव्य है, लिक्विड है 1, लिक्विड 1 मतलब द्रव्य 1। इस लिक्विड का इसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी मिलाना हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका इस डब्बे में कौन है, तो लिक्विड 1 मतलब कोई एक लिक्विड है 1 नाम का। तो सिर्फ और सिर्फ इस डब्बे में कौन है, लिक्विड 1। तो मैं मान लेता हूं कि लिक्विड 1 का प्रेशर है P1 डॉट, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, मतलब लिक्विड 1 का प्योर वेपर प्रेशर। प्योर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ भी मिला हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, 1 नाम का लिक्विड है, इसलिए हम लोग इसका प्रेशर क्या बोल दिया, P1 डॉट बोल दिया। अब एक और बर्तन ले लो, इसको भी ढक दो और इसमें भी एक लिक्विड डालो, इसको नाम दे रहा हूं लिक्विड 2, और इसका जो वाष्प दाब है इसको बोल देता हूं P2 डॉट। ये क्या होगा, ये होगा प्योर वेपर प्रेशर, मतलब प्योर वाष्प दाब, प्योर वाष्प दाब लिक्विड 2 का, प्योर वाष्प दाब किसका, लिक्विड 2 का। अब क्या होगा, तो अब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा और मिला करके सॉल्यूशन बना दूंगा। तो इन दोनों को मैं मिला दिया, मतलब इन दोनों लिक्विड को उठा करके इस वाले में डाल दिया। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब इसमें कौन कौन आ गए, तो अब इसमें लिक्विड 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, और हमें पता है 2 चीज मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, जब हम 1 2 को इसमें मिला दिए तो मैं कुछ कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको आप लोग समझिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो लिक्विड 1 था उस लिक्विड 1 का मैं प्रेशर मान ले रहा हूँ P1। जस्ट लाइक आप देखे होगे ना कि क्या होता है, कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि एक बॉल आ रहा है और दूसरा बॉल आ रहा है, फिजिक्स से समझा रहा हूँ। 2 बॉल आ रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी मान लो एक का 10 था और एक का 20 था। अब दोनों आपस में टकराए, और अब टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी 10 और 20 थोड़ी रहता है, कुछ अलग अलग हो जाता है। इसमें भी केस बनता है इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, पढ़े हो गए आप लोग। तो मैं वहाँ पे नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ मन की आंखों से देखो। तो मन की आंखों से देखोगे तो क्या दिख रहा है कि अगर 2 चीज़ है और 2 चीज़ टक्कर मारा, तो ऑब्वियस सी बात है टक्कर मारने के बाद पहले अगर मान लो इसका 10 था इसका 20 था, तो टक्कर मारने के बाद एक का मान लो 8 हो जाएगा तो एक का 7 हो जाएगा, मतलब कि वेरी करता है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, पहले 1 था और 2 था, दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद जब ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बनने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि इस डब्बे में लिक्विड 1 जो है इस डब्बे में प्रेशर P1 लगा रहा है, और लिक्विड 2 इस डब्बे में प्रेशर P2 लगा रहा है। P2 और P2 डॉट में फर्क है, ठीक है। P2 डॉट क्या था, P2 डॉट था प्योर वेपर प्रेशर। प्योर मतलब सिर्फ इस डब्बे में कौन था, लिक्विड 2 था।
लेकिन अब इसमें क्या आ गया, 1 और 2 आ गया, मतलब अब वो प्योर नहीं है क्योंकि 2 के 2 मिल गए हैं आपस में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों लिक्विड को मिलाने के बाद ये लिक्विड अपने डब्बे में प्रेशर कितना लगा रहा था, P1 डॉट, ये लिक्विड अपने डब्बे पे प्रेशर लगा रहा था P2 डॉट। अब दोनों को मिला करके जो नेट रिजल्टेंट बना सॉल्यूशन का, तो मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं, माना कि, लिख लीजिएगा आप लोग, माना कि या लेट P1 जो है वो है, ये आप लोग लिख लिए होंगे, P1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, P1 इज इक्वल टू वाष्प दाब लिक्विड 1 का इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कि P1 है वाष्प दाब लिक्विड 1 का रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। सेम काम, रिजल्टेंट सॉल्यूशन मतलब क्या, दोनों के मिलने के बाद जो बना सॉल्यूशन उसमें। और P2 जो है वो क्या बोल देता हूँ, P2 बोल देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, मतलब P2 क्या है, वेपर प्रेशर है लिक्विड 2 का इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू वाष्प दाब लिक्विड 2 का रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। अब ध्यान से समझिएगा, ये P1 और P1 डॉट अलग अलग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। P1 डॉट कब था, जब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड 1 था, और P1 कब हो गया, जब ये क्या हो गया, मिलावट हो गया इसमें। मिलावट मतलब 1 और 2 दोनों आपस में मिल गए। तो दोनों के मिलने के बाद जो नेट, अब जो ये इफेक्ट करेगा लिक्विड 1 इस डब्बे पे, वो मैंने मान लिया P1, और दोनों के मिलने के बाद लिक्विड 2 जो इफेक्ट करेगा इस डब्बे में, उसको मैंने माना है P2, सिर्फ P2 डॉट नहीं। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, P2 डॉट प्योर का जब कुछ नहीं मिला हो, और P2 कब, मिलने के बाद का प्रेशर। अब क्या, तो अब रॉल्ट बाबा को लाते हैं। कौन से बाबा को लाते हैं, तो अब हम लोग लाते हैं रॉल्ट बाबा को। तो रॉल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, रॉल्ट के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, रॉल्ट के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि प्रेशर जो वोलेटाइल, अच्छा वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं बताया, तो वोलेटाइल कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं जो कि अपना स्टेट छोड़ने में माहिर हो। स्टेट छोड़ने में मतलब, अगर ये पानी है तो अगर इसको गर्म करोगे तो पानी क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो वोलेटाइल का बेसिक हिंदी होता है भुलक्कड़। भुलक्कड़ मतलब क्या, कि अपना स्टेट, जो अपना स्टेट में है उस स्टेट को इजी वे में छोड़ दे। जस्ट लाइक आप पानी को ले लो, तो पानी क्या करेगा, आराम से वाष्प में बन जाता है। तो वही यहाँ पे बोला है, किसका बोला है, वोलेटाइल कंपोनेंट का, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे वोलेटाइल कंपोनेंट का। इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है, तो इक्विलिब्रियम ये बोल रहा है जब आपका लिक्विड 1 और लिक्विड 2 आपका जब घुलाओ और घुला करके आराम से छोड़ दो मतलब कुछ टाइम के बाद दोनों लिक्विड आपस में आराम से घुल करके बैठे होंगे। तो वही पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम पे। अब ध्यान देना, तो क्या कह रहा था रॉल्ट बाबा ने, कि वोलेटाइल कंपोनेंट ओवर अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब जिसका वोलेटाइल जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर का समानुपाती होता है। तो अब इसमें हम लोग लगाते हैं रॉल्ट लॉ को। तो रॉल्ट लॉ को लगाया तो क्या होगा, तो ये होगा। अभी आप लोग लिखना मत समझना, कुछ थ्योरी मैं और यहाँ पे लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं बोलूँगा राइट डाउन करने को। अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो इसको, समझो पहले। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रॉल्ट के नियम के अनुसार क्या कहा, कि रॉल्ट ने क्या कहा कि किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, एक लिक्विड 1 और एक लिक्विड 2। तो जब मैं लिक्विड 1 पे
लिक्विड 1 की बात करते हैं, तो लिक्विड 1 की बात करते हैं तो रॉल्ट के नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो लिक्विड 1 का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन किसके, लिक्विड 1 के। बोलो बालक। अब लिक्विड 2 की बात करते हैं, तो लिक्विड 2 की बात करते हैं तो लिक्विड 2 इसमें है, इसका जो कंपोनेंट है उसका प्रेशर कितना है, रिजल्टेंट प्रेशर P2 है, तो ये P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट के। किसके अनुसार, तो रॉल्ट के नियम के अनुसार। इसने कोई चमत्कार काम नहीं दिया था, जस्ट लाइक आपका क्या है, हेनरी लॉ में भी यही था, लेकिन हेनरी लॉ में डिफरेंस क्या था कि वहां पे गैस काम कर रहा था सॉल्यूट के जैसा और लिक्विड था सॉल्वेंट। अब यहाँ पे दोनों के मतलब सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी रॉल्ट लॉ में दोनों के दोनों क्या हैं आपके, लिक्विड हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। अब हम बच्चा जानता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे बालक जो कांस्टेंट आता है वो होगा P1 इज इक्वल टू, ये हटाएंगे तो ये देखो कौन सा लिक्विड है, तो लिक्विड 1 है, तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है आपका लिक्विड 1 का प्योर वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 डॉट और x1। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट का टर्म में जो आना चाहिए वो आता है जो लिक्विड 1 का जो प्योर वेपर प्रेशर था वो आपका प्रोपोर्शनलिटी में आता है, तब जाकर के आपका दोनों साइड मतलब LHS और RHS बैलेंस होता है। ठीक है, अब रॉल्ट का एक और इसमें भी लगाते हैं रॉल्ट का नियम, तो फिर इसमें भी क्या होगा P2, अब तो आप जानेंगे क्या करूंगा, तो P2 इज इक्वल टू P2 का बार और मोल फ्रैक्शन भी किसका, सेकंड का। यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो हम लोग यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। अब एक्चुअली क्या करूंगा मैं कि आप लोग यहाँ डेफिनेशन तो लिख लिए होंगे, यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला डेफिनेशन दे दिया था और हिंदी वाला जो डेफिनेशन था यहाँ पे लिखा हुआ था जो मैं मिटार करके इसको लिख दिया हूँ। तो आप लोग पहले नोट्स में क्या करना, इंग्लिश वाला डेफिनेशन और हिंदी वाला डेफिनेशन पहले लिख लेना। ठीक है, इंग्लिश वाला मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इंग्लिश में लिख लेना डेफिनेशन, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में डेफिनेशन लिख लेना। अब उसके बाद यहाँ पे डाल लेना, जब यहाँ शुरुआत करोगे तो डाल लेना केस 1, पहला केस 1 है तो केस 1 बना करके लिखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में मैं बोल दूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिख सकते हैं विलयन का वाष्प दाब जब, केस 1 बना के लिखिएगा, केस 1 बना करके लिखिएगा विलयन का वाष्प दाब जब विलय तथा विलायक वोलाटाइल हो, जब विलय तथा विलायक क्या हो, वोलाटाइल हो। केस 1 बनाने के बाद फिर ये सब आप लोग लिखना और स्टार्ट कीजिएगा और स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच जाइएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको हम लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मिटाने वाला कहाँ गया, आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे शायद, इसको मैं हल्का सा मिटा लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर मतलब बताता हूँ, टोटल प्रेशर मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ पहुँचते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टोटल प्रेशर है उसको निकाल रहे हैं। टोटल प्रेशर मतलब, तो टोटल प्रेशर मतलब इस कंटेनर में कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं, तो इस पे 1 वाला कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है P1 और 2 वाला कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है P2। तो जो टोटल प्रेशर आएगा, कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर मतलब
कुल वाष्प दाब वो क्या हो जाएगा, मैं अगर मान लो P बोल देता हूँ, टोटल वेपर प्रेशर को मैं P बोलता हूँ, तो आपका बराबर हो जाएगा P1 और P2 के, क्योंकि दोनों को सम कर देंगे, दोनों का जो योग होगा वही आपका क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारे टर्म्स तो क्लियर है ना आप लोग को कि P1 क्या होता था, तो P1 मैंने लिखवा दिया है कि वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, और P1 डॉट क्या होता है, तो P1 डॉट प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का, और यहाँ पे x1 क्या बताता है, तो मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल प्रभाज किसका, तो जो कंपोनेंट 1 था उसका। तो चलिए ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे, P1 और P2 आ गया। अब अगर इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो जो P आ रहा है वो क्या आएगा, तो P1 है मेरा P1 डॉट x1 प्लस P2 है आपका P2 डॉट x2, ये मेरा आ गया टोटल प्रेशर। बहुत ही अच्छा इक्वेशन हम लोग अभी बना रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ बताइएगा, ये भी आपको पता होगा, पता कैसे होगा, मैं आप लोगों को बताया था, याद करिए पॉइंट, जब मैं आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, तो मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज, तो उसमें क्या बोला था, अगर मान लो A और B को मिलाए थे, तो मैंने क्या बोला था कि मोल फ्रैक्शन A का मैंने नोट में लिखवाया भी था कि मोल फ्रैक्शन A और मोल फ्रैक्शन B दोनों का जो सम होता है 1 होता है। या फिर आप जितना भी ले लो, अगर CDE ले लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A B C D E, मतलब एक कंटेनर में जितने भी अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करो और मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनाओ, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जितने भी इसमें कंपोनेंट मिले हैं, अगर उन सब का मोल फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ दो तो वो 1 के बराबर आता है, और इसको मैं प्रूफ भी कराया था। तो अगर जो बच्चों को यहाँ पे चमत्कार लग रहा होगा ये चीज़ कि मोल फ्रैक्शन A और मोल फ्रैक्शन B को 1 कैसे किए, तो वो जा करके पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, तब आपको वो चमत्कार नहीं लगेगा ये चीज़। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कितने कंपोनेंट मिले हुए हैं, 1 और 2 कंपोनेंट मिले हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि x1 मतलब मोल फ्रैक्शन 1 का प्लस मोल फ्रैक्शन 2 का, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब क्या करो, कुछ नहीं करो, x2 को यहाँ से सेपरेट करो, तो x2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1। अरे चमत्कार तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को, आशा कर रहा हूँ कि चमत्कार नहीं लगेगा, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। अब क्या करना, अब इस x2 जो आया, इस x2 को अगर मान लो इक्वेशन 3 है ये, तो इस x2 को पुट कर दो इक्वेशन 3 में। आप लोग लिख लीजिएगा, पुटिंग, इसको मानना 4, तो पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद अब जो आएगा P, वो क्या आएगा, तो आ जाएगा P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट, और x2 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस का x1। तो जो अब नेट P आएगा वो क्या आएगा, P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट माइनस P2 डॉट x1। अब क्या करना, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, P2 डॉट यहाँ आ गया प्लस x1 को कॉमन कर रहा हूँ इसमें से, और इसमें से x1 को कॉमन ले रहा हूँ, तो x1 क्या आ जाएगा, P1 का डॉट माइनस का P2 का डॉट। तो ये मेरा क्या आ गया, बोलो बालक, तो ये मेरा आ गया टोटल प्रेशर। जब आपका सिर्फ किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो तब। अब और आप चमत्कार इसमें क्या कर सकते हो, तो और चमत्कार आप ऐसे कर सकते हो कि और चमत्कार क्या करोगे, तो ये जो इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ये भी लिख सकता हूँ। अब इस वाले इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ 5, तो अब 5 वाले इक्वेशन को 3rd वाले में पुट करो,
इस 5 वाले इक्वेशन को थर्ड में पुट करो, मतलब x1 जो यहाँ था ये x1, इस x1 की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस x2, तो जो प्रेशर आएगा P वो क्या आ जाएगा P1 डॉट। प्लीज आप लोग बताइएगा कि आपको चमत्कार लग रहा था कि नहीं लग रहा था जो मैं डेराइव करवा रहा हूँ। तो P1 डॉट x1 की जगह पे रख दिया मैंने 1 माइनस x2 प्लस ये वाला टर्म को एज इट इज उतार दिया ज्यों का त्यों। अब थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर लो तो आ जाएगा P1 डॉट माइनस P1 डॉट x2 और P2 डॉट x2। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लो तो यहाँ से आ जाएगा P1 डॉट। अब ध्यान दो इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ x2 को कॉमन ले रहा हूँ और भी प्लस x2 को, तो प्लस x2 को कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा P2 डॉट और यहाँ बचेगा माइनस का P1 डॉट। तो ये दोनों क्या आ गए, दोनों फॉर्मूले आ गए। ये जो फॉर्मूला था उसमें अगर हमको मोल फ्रैक्शन सेकंड वाले का मालूम होगा सेकंड कंपोनेंट का तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वाले का दिया हो तो ये वाला लगा लेना। सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आपको समझ में आना चाहिए। या आप यहाँ से भी कर सकते थे, जब यहाँ तक पहुँच गए थे तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस x2, तो आप यहाँ से भी पुट करके ये ला सकते हो। तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा ले लिया और कुछ नहीं। तो ये आपके दो रिलेशन थे। ये रिलेशन कब बन रहा है, जब केस 1 हो। केस 1 में क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों क्या होने चाहिए, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब भुलक्कड़, भुलक्कड़ मतलब जो आसानी से अपना स्टेट छोड़ दे, मतलब गैस लिक्विड स्टेट में है तो आसानी से क्या करे, गैसियस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ तक आप लोग राइट डाउन करिए। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में, उस ग्राफ को भी हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो फिलहाल यहाँ तक लिखिए और आगे बढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक केस 2 भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसको लिखिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद फिर इसका ग्राफ को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, रॉल्स लॉ के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इसका ग्राफ जो है रॉल्स लॉ का उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आ चुका है, कौन से ईयर में आया याद नहीं मुझे, लेकिन जेई मेंस में आया है क्वेश्चन ये। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, आराम से कर लीजिएगा आप लोग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए। अगर किसी विलयन में विलेय ब्रैकेट में कर दीजिएगा ए, मतलब विलेय का जो नाम है वो ए है, तथा विलायक ब्रैकेट में कर दीजिएगा बी, मतलब विलायक का नाम क्या है, बी है। किसी विलयन में विलेय तथा विलायक जो कि वोलाटाइल प्रवृत्ति के हैं, यदि P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू 100 टॉर, मतलब क्या कह रही है, प्योर प्रेशर ऑफ A, जो प्योर प्रेशर है वेपर प्रेशर A का 100 टॉर है। यदि P नॉट A इज इक्वल टू 100 टॉर तथा P नॉट B 120 टॉर है, यदि P नॉट A 100 टॉर तथा P नॉट B कितना है 120 टॉर है। ये टॉर किसका यूनिट होता है, बेसिकली प्रेशर का कह सकते हो आप। तो ये यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ किसका, ए का, लेकिन कब, जब प्योर हो, और ये भी वेपर प्रेशर है बी का, जब प्योर हो। तो कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट बी का मोल रेशियो ज्ञात करें। तो कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट बी का मोल प्रेशर ज्ञात करें यदि विलयन का फाइनल वेपर प्रेशर 104 टॉर है तो।
तो ये समझा दिया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी खैर समझ सकते हो इसको। तो क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन बोला है वोलेटाइल है। वोलेटाइल समझ गए होगे ना, बताया हूँ अभी। तो ए और बी मिला करके क्या बन रहा है सॉल्यूशन। और इसमें आपका बोला है कि जो प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो आपका 100 टॉर है, और प्योर बी का जो दिया हुआ है वो है आपका 120 टॉर है। और क्या दिया हुआ है, तो जो फाइनल प्रेशर है दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल प्रेशर आता है वो पी में दिया हुआ है 104 टॉर। और आपसे पूछा क्या है, तो मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ बी, यही पूछा है आपसे। कोई नहीं, आराम से कर सकते हो। पहले क्या करना, इक्वेशन मैंने जस्ट डिराइव किया था, उसमें क्या था, P इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये था। अब इसमें आप क्या करो, कुछ नहीं करना है, बस जो जो वैल्यू दिया उसको पुट करते जाओ। P मेरा दिया है 104, पी नॉट बी दिया है 120, मोल फ्रैक्शन ए का पता नहीं, ए का 100 और बी का 120। अब यहां से आप मोल फ्रैक्शन ए का फाइंड आउट करो। तो आप लोग फाइंड आउट कर लिए होंगे, मैं भी कर लेता हूं जल्दी से, आप लोग हेल्प कीजिएगा। क्या करूं बताओ, क्या करूं क्या करूं। तो ये है 104, 120 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 20 से आ जाएगा ना, सही है। अब इसको आप इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 104 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 20 से। इस बुढ़ापे में तुम लोग मुझसे सॉल्व करवा रहे हो, बताओ। अब ये कितना बच जाएगा, तो 4 6 10 16 माइनस 16 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है, माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 20 एक्स ए। यहाँ तक क्लियर। तो कुल मिला के जो एक्स ए आ गया, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन आ गया मेरा 16/20। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 4/5, मतलब मोल फ्रैक्शन ए का कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब इसका एक और मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को, तो वो कितना आता है, तो वो आ जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, फिर यहाँ आ जाता है मोल फ्रैक्शन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। फिर से वैल्यू पुट करो तो P का जो फाइनल कितना आया था 104 आया था, पी नॉट ए कितना है 100 है, मोल फ्रैक्शन B का पता नहीं, और B का जो दिया था कितना दिया था 120, और माइनस का A का है 100। बहुत बढ़िया। अब इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स बी 20। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया B, एक्स बी आ गया आपका 4/20। अब एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन B का आ गया और मोल फ्रैक्शन A का आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ क्या, कि मोल फ्रैक्शन जो B का है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, कि इस वाले में A है और B है। तो आप लोग बताया था मोल फ्रैक्शन A का लिखे, बताया था आप लोग को। तो मोल फ्रैक्शन A का दिख रहा है ना आप लोग को, कहाँ पे था, हाँ ये दिख रहा है। तो मोल फ्रैक्शन A क्या है, तो मोल फ्रैक्शन A को लिखते थे मोल ऑफ A बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना, A और B दोनों का मोल। और जस्ट लाइक इसमें फिर से B का लिखना होगा तो क्या करेंगे, मोल ऑफ, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, तो मोल ऑफ B टोटल मोल मतलब मोल A प्लस मोल B। तो XB को क्या लिख दूंगा मैं, तो XB को लिख सकता हूँ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन होता था जिसका मोल फ्रैक्शन है उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोल। ये आ गया, मतलब ये कितना है मेरा, ये है अब हमारा 4/20 है। इसको मान लो इक्वेशन 1।
अब इस वाले आइटम को देखो, तो इसको देखोगे, इस वाले को ये मिटा रहा हूं, तो मेरा मोल फ्रैक्शन ए कितना आया है, ये आया है 4/5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर किसी को ये चीज चमत्कार लग रहा होगा तो कृपया करके मेरा मोल फ्रैक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। अब कुछ नहीं करना है, ये है 1, इसको मानना था 1, इसको मान लो आप इक्वेशन 2। आपसे पूछा क्या था, रेशियो ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी का, मतलब बोला था आपसे कि एन ए बाई एन बी निकालो। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए करेंगे, जब इन दोनों इक्वेशन को देखा तो ख्याल आया कि अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो मेरा ये रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, ये भी देख लो। तो इक्वेशन 2 मेरा ये था, मतलब एक्स ए बाई एक्स बी हम लोग निकाल रहे हैं, यही तो 2 है। 2 क्या है, 2 है एक्स ए और फर्स्ट क्या है एक्स बी। तो एक्स ए होता क्या था, तो एक्स ए ये होता था, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई ये क्या होता था, तो ये मेरा ये होता था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब आप समझ गए होंगे, ये और ये कट जाएगा, तो कुल मिला के एक्स ए बाई एक्स बी क्या आ गया, तो वो आ गया मेरा मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ बी। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है, ये मोल ए बाई मोल बी क्वेश्चन में पूछा है और एक्स ए मैंने निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था 4/5 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना था, इसको और काट लो तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। 5 से 5 कट गया तो एन ए बाई एन बी क्या आ गया, एन ए बाई एन बी आ गया 4/1। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस में आया हुआ है। ये यहाँ पे मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ न्यूमेरिकल करना। अब इसमें न्यूमेरिकल इतना करेंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं कुछ आपको होमवर्क दे दूंगा, ऐसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, कुछ होमवर्क आपके हेनरी लॉ से होंगे, कुछ होमवर्क आपके रॉल्स लॉ से होंगे और कुछ होमवर्क आपके मोलरिटी से, मोललिटी से, परसेंटेज मास से, जो मैं आपको पढ़ा दिया।